वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी अवेयरनेस देते जा रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए, और उसके बाद हम इन चीज़ों में फ़र्क करना भूल जाते हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए दुरुस्त हैं, और हम उन लोगों पर एतबार कर लेते हैं जो शायद अपनी सेहत का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगी जो भी आप सुन रहे हैं इस बात का ख्याल रखें, जिनसे आप सुन रहे हैं वो उस चीज़ के माहिर हों और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। आज हम बात करेंगे बच्चियों की सेहत के हवाले से। हम इस चीज़ का जिक्र तो कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में जो है क्या रेट है और बच्चे की पैदाइश के दौरान किस तरह से माओं की डेथ हो जाती है, खुराक अच्छी करनी चाहिए, किस तरह से सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी की एक बहस जो है वो सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे हमें देखने और सुनने को मिलती है। ये सब पेचीदगियाँ क्यों पैदा होती हैं, हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस हवाले से जानते हैं। हमें ज्वाइन की है डॉक्टर सनीना हक साहिबा ने, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, मेडिकल डायरेक्टर हैं फ्रेंड्स IVF सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया मैम, और मैं बहुत सुनती हूँ आपको, जो भी बात करती हैं आप बहुत बेहतरीन करती हैं। थैंक यू बच्चे, और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तो आपको क्या लगता है कि मेजर या कॉमन मिथ जो है वो क्या है? बेसिकली हमें लगता है कि शायद ये जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, दही इलाके हैं, ये वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, हालांकि ये शहरी इलाकों में भी ये सब चीज़ें देखने में आ रही हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हद तक हमारी बच्चियाँ जो हैं वो डिलीवरी के दौरान फौत होती हैं, इतनी ज़्यादा फौत होती हैं कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, तो एवरी 2 to 3 मिनट्स पाकिस्तान में ज़िचगी के दौरान एक औरत फौत होती है। यानी आप दिन का अंदाज़ा लगा लें कि कितने मिनट होते हैं दिन में और कितनी औरतें फौत होती हैं। तो मेरे ख़्याल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन हुकूमत को चलानी चाहिए इन औरतों की जान बचाने के लिए। और 2019 के जो अदादो शुमार है, कंसेंसस जो है, उसके मुताबिक अगर हम एक सर्कल बनाएं और उसमें देखें कि डेथ्स किस वजह से होती हैं, तो तकरीबन 40% से ज़्यादा, कोई 43% ऑफ वेमेन वो दे डाई ऑफ ब्लड लॉस, यानी ब्लीडिंग की वजह से मर जाती हैं, जो कि एक प्रिवेंटेबल कॉज़ है, जो कि एक ऐसी कॉज़ है जिसको बचाया जा सकता है। ये 40% औरतें बचाई जा सकती हैं अगर हम उनका खून जो निकलता है डिलीवरी के वक्त उसकी पहले से तैयारी करें, हमारे पास डायग्नोसिस हो, हम पहले से प्रिपेयर्ड हों। हमारी जो वो अटेंडेंट जो भी डिलीवरी को अटेंड कर रही है, वो डॉक्टर है, नर्स है, दाई है, उसको इनिशियली पता हो कि ये पेशेंट है जो ज़्यादा ब्लीड कर सकती है और इसको मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तो वो कैसे पता चल सकता है? कोई फर्दर टेस्ट हो सकते हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी मॉनिटरिंग वगैरह होती है उससे पता चल जाता है? जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पता चल जाता है। अब देखिए 42% तो हो गई ब्लीडिंग के साथ, अब तकरीबन 30 या 32% जो हैं वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स से फौत होती हैं। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर वो एक्लेम्शिया में चेंज हो गया, झटके लगे, मुंह से झाग निकली, किडनी फेलियर हो गया, बहुत सूज गया जिस्म, अडीमा हो गया, ब्रेन अडीमा हो गया, जिसकी वजह से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और लोग कहते हैं जी इसको शायद जिन चिमट गए हैं, वो जिन नहीं चिमटे होते, ऐसी भी बातें देखने में आती हैं। जी, इसलिए कि वो कन्वल्शंस में जा रही थी ना, झटके लग रहे हैं और वो ब्रेन अडीमा हुआ है, बेहोश हो गई है, मुंह से झाग निकल रही है, और ब्लड प्रेशर है कि वो स्काई हाई है, उसमें बच्चा भी फौत होगा, माँ भी फौत होगी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में आंवल जो है वो यूट्रस से उखड़ जाती है और इंट्रा यूट्राइन सिवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो 30 से 32% हो गए हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से डेथ, 40 to 42% हो गई PPH। मेजर चंक ऑफ डेथ्स जो हैं वो इन दोनों से होती हैं, यानी 40 and 30, कोई 75% तो इन दो से होगी। फिर आपकी इन्फेक्शंस हैं वो हो सकती हैं, फिर और ये जो अबॉर्शन रिलेटेड डेथ्स हैं वो कोई 8 to 10% वो होती हैं। अब अबॉर्शन का रेट मना है हुकूमत की तरफ से, इलीगल है, लेकिन इतनी अबॉर्शंस हो रही हैं कि आपकी सोच है। तो मैम इतनी स्वेयर कंडीशंस जैसे हो सकती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, अब तो उससे पहले क्या लाहे अमल जो होते हैं, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स बने होते हैं वहाँ पर, वो क्या अपनाए जा सकते हैं? बेटे देखिए, ये एक हमारे मुल्क में हम एज सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हम अपनी छोटी डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेज को, अपनी दाइयों को हम ट्रेन करते हैं कि पहला बच्चा हस्पताल में होना है।
पहला बच्चा, उसका सिस्टम चेक हो रहा है, उसकी एवरी सिस्टम इज़ बीइंग चेक ड्यूरिंग दैट डिलीवरी। एक बहुत बड़ा ये अंडरटेकिंग है उस औरत की, उसकी जान हथेली पे है हर वक्त जब वो बच्चा डिलीवर कर रही है। ड्यूरिंग 9 मंथ्स किसी वक्त आंवल उखड़ सकती है, किसी वक्त कुछ हो सकता है। तो एक अल्ट्रासाउंड, जब हम ये बताते हैं कि जब पेशेंट को पता चले कि वो प्रेग्नेंट हुई है, एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। वो कहते हैं नहीं जी अभी तो शुरू है, अभी हम 3 महीने पे जाएंगे भला। नहीं, पाकिस्तान में टीबी की वजह से टीबी ज़्यादा ट्यूबें जो हैं उनके अंदर एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी का शरह बहुत ज़्यादा है। Oh my God. और वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और वो उसको पेन हुई, इग्नोर की, और वो समझती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो ट्यूब फटी। और फिर हमें कम अज़ कम 5 से 6 बोतलें उनको देनी पड़ती हैं टू ब्लड ड्रॉस, उनका जो पेट भरा होता है खून के साथ। मैम बहुत सारी आपने देखी होंगी माएँ दादियाँ जो इन बच्चियों के साथ आती हैं, वो कहती हैं कि हमारे टाइम पर ये चीज़ें नहीं थी, हमारे टाइम पे खुराक ज़्यादा थी, ये डॉक्टर्स के पास जाने से चीज़ें ख़राब होती हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो वो परहेज़ करते हैं लाने से कि नहीं लेकर आना। कुछ मिथ्स जो हैं अभी भी वो कायम हैं। ये एक बहुत बड़ी जहालत की बात है। देखिए हमारे सेंटर पे, हमारे जो पब्लिक सेक्टर में जब मैं काम कर रही थी, ओपीडी में हमारी जूनियर डॉक्टर्स का काम था, एक डॉक्टर की ड्यूटी डेली लगती थी कि सबको उनका ब्लड ग्रुप याद कराओ, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से आई होती थी। हम उनको याद कराते थे A जमा A मनफी, B जमा B मनफी, ताकि एटलीस्ट उसको ये पता हो कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। मैंने अगर ब्लीड शुरू कर दिया है, हमारी जो एंटीनेटल क्लिनिक होती थी जिसमें हामला औरतें आती थी, तो हम उनको ये ब्लड ग्रुप बताते थे। उनकी हीमोग्लोबिन चेक करके उनको हम बोलस आयरन दे देते थे कि चलो अगर ग़िज़ा नहीं मिल रही तो एटलीस्ट उसकी बॉडी में आयरन स्टोर्स हम भर के भेजें ताकि वो खून बनता रहे उसका। तो पहले तो खून की कमी, अगर खून ज़्यादा है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक लिमिट दी है कि 12 हीमोग्लोबिन से कम जिसकी हीमोग्लोबिन हो वो डिलीवरी में नहीं लेके जाएं उसको, उसकी 12 हीमोग्लोबिन करें। अगर 12 है तो वो ये जो झटके हैं ना आ रहे, उसको शॉकिंग, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, वो तो उसको बर्दाश्त कर जाएगी। लेकिन अगर उसका पहले ही 6 और 7 हीमोग्लोबिन है, वो तो मौत के मुंह में चली जाएगी फिर फौरन। तो मैम हम जो कह रहे होते हैं क्योंकि पहले बच्चियों को पता ही नहीं है कि उनमें खून की कमी है। हाँ। माओ ने कभी बच्चियों को चेक ही नहीं करवाया कि मेरे बच्ची का हेमोग्लोबिन कम है, ये सब चीज़ें कम है। तो हम क्या करते हैं, आप जैसे कि कह रही हैं 3 मंथ में हमने कोई टेस्ट नहीं करवाए हैं, उसके बाद जब टेस्ट वगैरह का सिलसिला शुरू होता है तो हमें लगता है खून की कमी है। अब उन 3-4 महीने में वो 20-22 साल से जो खून की कमी वो लेकर चलती हुई आ रही है, वो कैसे पूरी हो सकती है? बेटे पेट के कीड़े बच्चियों का खून पी जाते हैं, मच्छर बाकी पी जाते हैं। उसके अलावा आप देखें ना, हालांकि हमारे दीन ने और अल्लाह सुब्हानु ताला ने तो एक सुपीरियर हमें बनाया ना, लेकिन हमें बिल्कुल ही ये इग्नोर करते हैं। जैसे मैं बाकी व्लॉग्स में भी बताती रही हूँ कि अच्छी अच्छी बोटियाँ मेल को, और बेचारी को दूध भी नहीं मिल रहा और बोटियाँ भी नहीं मिल रही, और उसने वो सारी खलकत को दुनिया में लाने वाली तो औरत ही है ना। तो उसके अंदर जब खून नहीं है, वो गोश्त नहीं खा रही, वो दूध नहीं पी रही, कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो। और फिर बाकी पेट के कीड़े इतने आम हैं। एक हुकवर्म जो है 0.2 मिलीलीटर खून डेली पीता है। 0.2 मिलीलीटर डेली पी जाता है। तो वो ड्यूडिनम में हुक लगा के बैठा होता है और वो पीता जा रहा है, और पता नहीं कितने जर्म्स होते हैं उसके अंदर, कितने वर्म्स होते हैं। तो इसलिए बच्चियों को आप हीमोग्लोबिन, मैं यही बताती हूँ कि शादी की तैयारियों में आप ये ना देखें जोड़ा कहाँ से बनेगा और मेकअप कहाँ से होगा। आप ये देखें कि इस बच्ची की हड्डियाँ ऑसिफाइड हैं, इसके अंदर इतना खून है, हीमोग्लोबिन पूरी है। हम जहाँ बच्ची को भेज रहे हैं ये तोहफे दे के उसको भेजें कि उसकी सेहत परफेक्ट हो। और मुझे लगता है शादी से पहले ज़्यादा प्यूबरिटी के दौरान जब वो बच्चियाँ आ जाती हैं, उसमें तब से ही ख्याल अगर शुरू कर दिया जाए तो बचपन से उनको पेट के कीड़ों से बचाएं, उनकी ग़िज़ा अच्छी रखें, ऑसिफाई करें, उनकी बोन में कैल्शियम भर के भेजें ससुराल में। हो सकता है वहाँ दूध ना मिले, हो सकता है वहाँ पे आप अपने घर में तो उसको न्यूट्रिशन उसकी पूरी करके भेजें। उसने नए इंसान अपने जिस्म से निकालने हैं, उसने साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा वहाँ पे फाइट करना है उस नए माहौल में। उसको साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, इमोशनली उसको फिट करके भेजें उसको, बल्कि फाइनेंशियली भी आप
करके भेजें, सेल्फ Stable करके सफिशिएंट भेजें, हाँ, हाँ सेल्फ सफिशिएंट करके भेजें कि उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस होगा अबॉर्शंस होंगी, स्ट्रेस होगा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी होंगे, स्ट्रेस जो है वो प्रीमेच्योर डिलीवरीज कर देगा, उसकी आंवल फट सकती है, उसका पानी की थैली, कॉन्ट्रैक्शंस अर्ली शुरू हो सकती हैं। इतनी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी आजकल बच्चियां, हम एक चीज़ देखने को मिलते हैं जो हम सुनते हैं अक्सर कि मिस कैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता। बहुत सारे लोग कहते हैं 2 से 3, ये सब चीज़ें टीवी पे बैठकर जो खवातीन होती हैं जिनसे हम सवाल कर लेते हैं आपकी औलाद क्यों नहीं है, वो बता रही होती है कि मैं इस फेज से गुजरी हूँ। तो मैम इसकी रीज़न क्या बनती है? इसकी वजह भी हेमोग्लोबिन की कमी है, हमारे अंदर वीकनेस है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे? बिल्कुल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट। देखो बेटे, जो नेचर है ना वो माँ को अहमियत देती है, ठीक है। अगर वो देखेगी कि माँ में इतनी शदीद कमी है कि बच्चा इसको खा पी जाएगा और इसकी सेहत ख़राब होगी, वो अबॉर्ट कर देगा, उसको कहेगा मैंने इसकी जान बचानी है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं दे लीड टू अबॉर्शंस, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो जिसका कोई चेक हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है कि जी बार बार अबॉर्शन, बच्चा कंजेनिटली एबनॉर्मल हो तो नेचर समझ लेती है कि मैंने इस बच्चे को आगे नहीं लेके जाना, लेकिन उसका कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान में पता करने का। तो दूसरे, यूट्रस की शेप बड़ी फ़र्क आ रही है आजकल, पता नहीं वो डाइट ऐसी ले रही हैं या ये प्लास्टिक्स हैं। जो डेवलपमेंट माँ के पेट में हो रही है बच्ची की, वो एक बच्ची के साथ प्रेग्नेंट है, उसकी ग़िज़ा, उसका इमोशनल स्ट्रेस, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन, ऑल विल टेक केयर ऑफ दैट गर्ल जो उसके पेट में है। हर चीज़ अफेक्ट कर रही होगी उसके अंडों को, उसकी यूट्रस की डेवलपमेंट को। तो अगर शेप यूट्रस की ऐसी होती है, अगर हार्ट शेप्ड है या 2 यूट्रस हैं या एक छोटी है एक बड़ी है, तो इस तरह के कई पैटर्न्स हम उसमें अबॉर्शन ज़्यादा हो जाती हैं। अब जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, सेंटेड कैंडल्स, ये सारी ये च्युइंगम्स, इनमें से माइक्रोप्लास्टिक्स। तो लव्ड इट, हर मुझे लगता है ट्रेंड बना रही है सेंटेड कैंडल्स को, वो कॉस्मेटिक्स जो भी आप सस्ते वाले, कोरियन, चाइनीज, हर चीज़ जो है, हर चीज़ यूट्रस को बड़ा कर रही है। बड़ा करने का क्या मतलब है? बड़ा करने का मतलब ये है कि एक क्यारी है जिसमें पानी खड़ा है, आप जितने मर्जी बीज अच्छे डाल दें, थोड़ा सा पौधा निकल के सूख जाएगा। तो वो बड़े बड़े यूट्रस जो हैं, जब मल्टीपल अबॉर्शंस के साथ मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, जी हमने वहाँ भी दिखाया, हम इधर भी गए, हम उधर भी गए, मैंने कहा बेटे अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने घर से प्लास्टिक्स निकालें। फिर मैं उनको दवाई पे डालती हूँ जिससे यूट्रस अपने नॉर्मल साइज़ पे आता है और फिर उनके अबॉर्शंस होने बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइफस्टाइल को बदलें। ये वॉलेटाइल ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स पूरे घर में इकट्ठे होते हैं जब आपने दरवाजे खिड़कियां बंद की। एवरीथिंग इज एमिटिंग दीज थिंग्स, ठीक है। आप खोलें, फ्लश करें अपने घर को फ्रेश एयर के साथ, सुबह सुबह अच्छी खूबसूरत एयर होती है, वो आप फ्लश कर दें पूरे घर को, वो सारे VOCs जो हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। फिर आप जो अपने पास सफ़र में प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं, स्कूल में भी बच्चे लेके जा रहे हैं, दूध की बोतलें प्लास्टिक की हैं, आगे प्लास्टिक का निपल है, वो सकलिंग उसी से हो रही है। माएँ उसी फीडर को माइक्रोवेव में रखती हैं गर्म करने के लिए, वो माइक्रो प्लास्टिक पिघल के दूध में शामिल होगा, वो जो निपल है वो सॉफ्ट सा वो और सॉफ्ट हो जाएगा, सारा प्लास्टिक बच्चे के अंदर। डायबिटीज़ बच्चों को हो रही है, थायराइड के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सब के सब प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करने से हो रहे हैं। वो जाके सेटल हो जाता है, उन ग्लैंड्स को काम ही नहीं करने देता, न्यूरोट्रांसमिटर्स तबाह हो जाते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। हमारी बॉडी चलती है न्यूरोट्रांसमिटर्स पे और हार्मोन्स पे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं हार्मोन डिसरप्टर्स। और ये सारे के सारे फिर उल्टे पुल्टे हार्मोन्स, और तुम देखो इन सारी चीज़ें एक हैवक क्रिएट कर देते हैं हमारी बॉडी में जाके। अच्छा मैम, देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा ध्यान रखने की ज़रूरत है माओं को, अगर बच्चियों को हम खुद ही ये गाहे बगाहे माएँ जो है अवेयरनेस देती रहें, हमारी सेहत ज़रूरी है, आगे सब बच्चियों को पता है उनकी शादी होनी है, जो सिलसिला है वो चलना है, तो अपने डाइट का वो ख्याल खुद रखना शुरू कर दें। लेकिन हम उनको ये चीज़ें नहीं समझाते, हमें लगता है कि अर्ली एज हो जाएंगी, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको होता है कि नहीं कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा देखी जाएगी। तो अगर ये अवेयरनेस उनको हम पहले दे दें तो वो खुद ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे। आपका ये $100 मिलियन आपकी ये सजेशन है। इसमें ये है कि माओं को गोद में बिठा के 7-8 साल की उम्र पे पहले तो मंथली रेगुलरिटी का बताना है,
फिर फर्स्ट एनकाउंटर शादी पे उसकी डिटेल माँ को बतानी चाहिए। माँ शुड बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ डॉटर। Exactly. और बाप को लड़के का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, उसको हर चीज़ बतानी है, कैसे तुमने इंटरेक्ट करना है, कैसे तुमने ख्याल रखना है, वो किसी के दिल का टुकड़ा है जिसको लेके आ रहे हो, उसके साथ कैसे तुमने डील करना है। फादर शुड बी टेलिंग द सन, मदर शुड बी टेलिंग द गर्ल about everything, about her diet, about her every physiology of life जो है माँ को। लेकिन बेटे पहले माँ को पता होगा तो वो बेटी को बताएगी ना। वो तो इन चीज़ों को अहमियत ही नहीं दे रही, वो तो सारा दिन स्क्रॉल कर रही है अपने सोशल मीडिया को। बंद कर दें ये टेलीफोन, बंद कर दें ये सोशल मीडिया, उनको बताएं कि एक मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है इशा की नमाज से तहज्जुद की नमाज तक। अच्छा। और वो मेलेटोनिन हार्मोन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आपकी ओवरी की हेल्थ, आपकी नींद, अच्छी नींद के लिए, आपकी हर बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनकी हेल्थ के लिए मेलेटोनिन चाहिए। अगर आप दिन को सो रहे हैं मेलेटोनिन सिक्रीट नहीं होगा, वो रात की नींद में ही सिक्रीट होगा। फिर आपके इम्यून सिस्टम जो हैं वो सही तरह डेवलप होंगे। ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ जो हैं वो प्लास्टिक से पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ अबॉर्शंस, मल्टीपल अबॉर्शंस करेंगी। देखें बॉडी का मैकेनिज़्म बड़ा ही खूबसूरत है और इतना अमेजिंग है कि मैं जितना इसको पढ़ती हूँ ना उतना मैं सजदे अल्लाह सुब्हानो तआला को। अब देखो ये इम्यून सिस्टम है ना हमारी बॉडी का बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई चीज़ अंदर आएगी, जरासीम आएगा, कैंसर सेल आएगा, पकड़ के मार देती है उसको, ठीक है। अब अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका और वो एक तो इन्फेक्शंस होंगी, लेकिन अगर ऑटो इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी चीज़ों को किल करना शुरू कर देगा तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी में जब देखो बच्चा आधा माँ का है आधा बाप का है, जब बाप वाला हिस्सा पेट में जाता है तो वो बॉडी कहती है कि ये कोई चोर आ गया, इसको मैंने मारना है। तो नेचर क्या करती है, इम्यून सिस्टम को डाउन कर दे, उसकी काम को कम कर देती है, उसको ब्लंट कर देती है, शार्प नहीं रहता वो जब ब्लंट होता है तो बच्चा बच जाता है। जो इम्यून सिस्टम है वो उसको मार नहीं सकता, हालांकि बाप का मटेरियल आधा जो बच्चा का है वो तो फॉरेन है ना टू द बॉडी ऑफ द मदर, लेकिन इम्यून सिस्टम को ब्लंट कर दिया जाता है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे वो कहेंगे कि ये तो बच्चे को तो हमने खा लेना, ये तो सही हो गया। मैम लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी तमाम माओं को, तमाम बच्चियों को, देखने वाली तमाम ख़वातीन को? बेटे मेरी जान निकल जाती है जब मैं ये फिगर देखती हूँ कि कितनी औरतें, हम जितनी देर बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है 7-8 औरतें तो ज़िचकी में मर गई होंगी अब तक पाकिस्तान में। बहुत अफसोस थे। तो इसलिए एवरी मिनट मॉर्बिडिटी में एंटर होती हैं। हर 10 मिनट 8-10 मिनट के बाद एक औरत पाकिस्तान में, अगर मोहतात अंदाजे में मैं फिगर बताऊं, वैसे तो इससे ज़्यादा है, तो मरती है। डाइज, यंग वेमेन आर डाइंग ऑफ चाइल्ड। इतना खूबसूरत है वो एक तख्लीक जो एक नया बच्चा दुनिया में आता है, और अगर उसमें उसकी डेथ हो गई है तो आप देखें कि अलमिया क्या है, उस घर में क्या बनेगा। बात कोई नहीं हो सकती। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जब माएँ मरती हैं, और मेरी तो यकीन करें आई एम सो अनहैप्पी ओवर दिस सिचुएशन जो पाकिस्तान में है। तो ये ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की जो इम्यूनाइजेशन है उस पर हुकूमत बहुत काम कर रही है, और अच्छा है वो 5000 औरतें भी इंशाल्लाह बच जाएंगी जिनको इम्यूनाइजेशन होगी। लेकिन चंक तो इधर मर रहा है ना, इसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैयज़ हुकूमत को लेने चाहिए कि ये औरतें बच जाएं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में आने के लिए, और आप भरपूर कोशिश करिए जिस तरह से हो सके अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई हैं आपको अपनी बच्चियों को बताने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो मैम ने कही है कि माओं को खुद पता होगा तो ही वो बच्चियों तक वो चीज़ें और बातें ट्रांसफ़र कर सकेंगी। तो जितना हो सके अवेयर रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।